चूर्ण। आज का हमारा विषय सीतोपलादी चूर्ण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, आयुर्वेद में प्रयोग की जाने वाली। और इसमें हम लोग अधिकतर इसका प्रयोग सही अनुपान के साथ नहीं करते हैं, तो आज हम लोग जानेंगे इसका अनुपान क्या है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि सीतोपलादी चूर्ण जो होता है, इसको याद करने के लिए हम कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान रखना आवश्यक है, जिससे हम बीएमएस के एग्जाम में, किसी भी एंट्रेंस में बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं उनके रूप में कैसे हम इन पॉइंट्स को यूज करेंगे। तो सीतोपलादी चूर्ण हमेशा की तरह सबसे पहले इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ इसका दो है, चरक संहिता में भी है और भैषज्य रत्नावली में भी, दोनों में ही राजयक्षमा के प्रकरण में यह आया हुआ है। राजयक्षमा की चिकित्सा के लिए ये प्रयोग किया गया है, चरक संहिता में भी और भैषज्य रत्नावली में भी। यहाँ एक श्लोक लिखा है जो चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 8वें अध्याय का 103 और 104 नंबर का श्लोक है। तो चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में है और 8वें अध्याय में है, इतना ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी है। इसका संदर्भ सीतोपलादी चूर्ण। अब इसमें जो श्लोक याद करने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बार श्लोक में बोल देता हूं। सीतोपला तुगाछीरी पिप्पली बहुला त्वचा अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणतम लेहयेन मधुसर्पिषा चूर्णितम प्राशयेत वा तत्श्वास काश कफातुरम सुप्त जीवा अरोचकिनम अल्पाग्नि पार्श्व शूलिनम। तो ये जो श्लोक याद रखने वाले बच्चे हैं उनको लिए है, डायरेक्ट ये इस श्लोक को याद रखें और जो महत्वपूर्ण बिंदु है सीतोपलादी चूर्ण को वो याद रखें। जिन बच्चों को याद नहीं होता उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि किसी भी मेडिसिन को याद करने सबसे इंपॉर्टेंट उसका घटक याद रखेंगे, तो इसका नाम ही सीतोपलादी है। तो क्योंकि इसका पहला इंग्रेडिएंट जो है सीतोपला लिखा हुआ है। सीतोपला बोलते हैं मिश्री को, सीतोपला बोलते हैं मिश्री को। तो सीतोपला। दूसरा है तुगाछीरी, तुगाछीरी बोलते हैं वंश लोचन को। तीसरा पिप्पली, जानते ही हैं आप, पिप्पली को ही बोलते हैं। बहुला, बहुला एला मतलब होता है इलायची, बहुला बड़ी इलायची। त्वचम, त्वचा बोलते हैं दालचीनी को, त्वचा बोलते हैं दालचीनी। इतने इंग्रेडिएंट है। तो सीतोपलादी चूर्ण में कितने इंग्रेडिएंट हैं? 1 2 3 4 5, 5 इंग्रेडिएंट होते हैं। आप चाहे श्लोक की पहली लाइन याद कर लें, सीतोपला तुगाछीरी पिप्पली बहुला त्वचम, तो आपको याद रह जाएगा। अगर जिनको श्लोक नहीं याद होता है उनके लिए एक ट्रिक भी है ये इंग्रेडिएंट याद करने के लिए। जो सीतोपलादी इसका नाम ही है, तो सी से याद रख लेंगे सीतोपला, ता से याद रख लेंगे तुगाछीरी, पा से याद रख लेंगे पिप्पली, और एला देखे लिखा एला, एला याद रखेंगे, और दा से याद रखेंगे दालचीनी। तो इस तरह के ये जो 5 इंग्रेडिएंट है, सीतोपला तुगाछीरी पिप्पली एला और दालचीनी, ऐसे याद हो जाएगा। जिनको ये भी नहीं याद हो पाए उनके लिए एक कोड भी है, जो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं इस मेथड से भी याद करने में, उनके लिए एक कोड है। अगर याद कर ले वो लोग, मिश्रा वंश पी दाल, मिश्रा वंश पी दाल भी याद रख सकते हैं। मिश्रा से मिश्री हो जाएगा, वंश से वंशलोचन हो जाएगा, पी से पिप्पली हो जाएगा, ई से इलायची हो जाएगा, और दाल से दालचीनी हो जाएगा। तो ये 5 इंग्रेडिएंट, क्योंकि सीतोपलादी चूर्ण में एक बहुत स्पेसिफिक रेशियो होता है, इसलिए इन 5 इंग्रेडिएंट को ठीक इसी क्रम में याद रखना अनिवार्य है। इस क्रम में क्यों याद रखते हैं उसका कारण है, ये जो एक शब्द लिखा देखिए, अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणतम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, श्लोकांश है। इसको कई बार परीक्षाओं में बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणतम किस योग के लिए कहा गया है। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है अंत्याद ऊर्ध्वम, अंतिम से ऊपर की ओर, मतलब पहले की ओर अगर आए तो द्विगुणतम, दुगुना होता जाता है रेशो। अब जैसे ये 5 इंग्रेडिएंट हैं यहाँ पे,
ये देखिए सीतोपला, तुगाचीरी, पिप्पली, बहुला और त्वचा, ये 5 इंग्रेडिएंट हैं। तो मिश्री, वंशलोचन, पिप्पली, इलायची, दालचीनी, इन पांचों में जो अंतिम में है उससे जैसे जैसे पहले आएंगे डबल होता जाएगा। मतलब अगर दालचीनी आपने इसमें 1 ग्राम लिया है तो इलायची 2 ग्राम लेंगे, और इसका दुगना पिप्पली 4 ग्राम लेंगे, इसका दुगना वंशलोचन इसमें 8 ग्राम लेंगे, और इसका दुगना मिश्री इसमें 16 ग्राम लेंगे। तो जो रेशियो होगा सीतोपला, तुगाचीरी, पिप्पली, बहुला, त्वचा का रेशियो सीतोपलादी में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो 16:8:4:2:1 ये इसका रेशियो होता है। इसी को संस्कृत में श्लोक के रूप में लिखा गया है यहाँ, अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणतम। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग कभी तालिशादी चूर्ण पढ़ते हैं तो वहां भी ऐसे ही सीक्वेंस मिलेगा आपको, और वहां पे जो ये अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणतम है वहां यथोत्तर भाग वृद्धया लिखा रहेगा। यथोत्तर भाग वृद्धया मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रेशियो बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह होगा। तो ये दोनों ही श्लोकांश बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं कि अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणतम किसके लिए है, आंसर होगा सीतोपलादी चूर्ण। यथोत्तर भाग वृद्धया किसके लिए है, आंसर होगा तालिशादी चूर्ण। तो ये मेरे ख्याल से रेशियो की बात हो गई कि इंग्रेडिएंट क्या क्या है, 5 है, मिश्री, वंशलोचन, पिप्पली, इलायची और दालचीनी। संस्कृत में कहें तो सीतोपला, तुगाचीरी, पिप्पली, बहुला, त्वचा। रेशियो क्या है, अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणतम, 1 2 4 8 16 रिवर्स में। उसके बाद इसका अनुपान क्या है, अनुपान अगर देखें तो नेक्स्ट लिखा देखिए, लेहयेन मधु सर्पिषा। सीतोपलादी चूर्ण को खाना नहीं है, देखिए साफ साफ लिखा है लेहयेन, लेहन करना है मतलब चाटना है उसको, और कैसे चाटना है, मधु सर्पिषा। तो इसका 2 अनुपान है, सीतोपलादी चूर्ण का जो अनुपान है 2 है, एक है मधु और एक है सर्पी। सर्पी हम जानते हैं, सर्पी घृत को बोलते हैं, और जब अनुक्त है कि कौन सा घी यूज करना है तो गो घृत लेंगे, गाय का घी। तो मधु के साथ या गाय के घी के साथ सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग हमेशा करना है, क्योंकि यहाँ अनुपान क्या बताया गया है, मधु और सर्पी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी देखिए नहीं लिखा गया है कहीं भी, तो पानी नहीं है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसका यूज क्या क्या है, अनुपान में आपने देख लिया मधु सर्पी। यूज तीसरी लाइन जो है देखिए, चूर्णितम प्राशयेत वा, इसका प्राशन करना है कब, तत् श्वास कास कफातुरम। श्वास और कास में, जब कास हो, खांसी आ रही हो या सांस फूल रही हो पेशेंट की, ऐसी स्थिति में दिया जाता है। लेकिन एक और बात पॉइंट ध्यान रखना चाहिए हमें कि ये जो श्लोक है रेफरेंस कहाँ आया है, राजयक्ष्मा के संदर्भ में। तो अगर ट्यूबरकुलोसिस जैसी स्टेज है, लगभग हम लोग राजयक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस से कोरिलेट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो श्वास कास है उसमें और भी ज्यादा यूजफुल होगा। उसमें हम जानते हैं अधिकतर केसेस में विद स्पुटम होता है। तो अगर आर्द्र कफ है, खांसी ऐसा है, आर्द्र कास है, शुष्क कास नहीं है, तो उसमें तालिशादी चूर्ण का हम लोग प्रयोग करते हैं, और शुष्क कास में हम लोग तालिशादी चूर्ण का प्रयोग करते हैं, और आर्द्र कास में सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो किस किस कंडीशन में करते हैं देखिए, श्वास में, कास में, कफ आतुरम कफज व्याधि में, और सुप्त जीवा बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कई बार पेशेंट आता है और बोलता है कि जीभ के आगे नमनेस लग रहा है, पता नहीं चला, तो ऐसी कंडीशन में सुप्त जीवा है, सुप्त जीवा में भी सीतोपलादी चूर्ण यूजफुल है। अरोचक, अरुचि जो होता है, एनोरेक्सिया की कंडीशन, भूख नहीं लगना, उस कंडीशन में भी सीतोपलादी चूर्ण देखिए इंडिकेटेड है। और अल्पाग्नि, अल्पाग्नि मतलब मंदाग्नि की स्थिति हो, ये अग्निवर्धन भी करेगा। पार्श्व शूलिनम, पार्श्वों में शूल हो, अगर साइड्स में शूल हो रहे हैं, पार्श्व में शूल हो रहे हैं, तब भी ये सीतोपलादी चूर्ण इंडिकेटेड है। तो हम लोग सीतोपलादी चूर्ण का क्या क्या जानेंगे, संदर्भ क्या है, चरक संहिता चिकित्सा स्थान में है, इसके अलावा भैंसा रत्नावली में भी है, राजयक्ष्मा के प्रकरण में है। इंग्रेडिएंट जान गए, मिश्रा वंश की दाल याद कर लें, या सीतोपला, तुगाचीरी, पिप्पली, बहुला त्वचा याद कर लें, या सीतोपलादी से बना लें। सी का मतलब सीतोपला, ता का मतलब तुगाचीरी, एला का मतलब छोटी इलायची, पा का मतलब पिप्पली, और दा का मतलब दालचीनी, ऐसे बना सकते हैं। रेशियो इंपॉर्टेंट है, अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणतम याद रखना है। अनुपान इसका मधु सर्पी है।
किस किस डिजीज में इंडिकेटेड है, तो श्वास, कास, कफातुरम, सुप्त जीवा, अरोचक, अल्पाग्नि और पार्श्वशूल, इसमें देते हैं। तो सीतोपलादी चूर्ण का जो शास्त्रीय रेफरेंस है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप यही कमेंट में लिख के पूछें। पिछले वीडियो में देखा था कई सारे लोग व्हाट्सएप नंबर पे फोन करके या मैसेज करके पूछ रहे थे। जो भी क्वेरी हो आप यही कमेंट में पूछें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं जिससे वो लाभ ले सकें। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग सीतोपलादी चूर्ण में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।